देखो, हम राखी और शिखा वाला क्वेश्चन देख रहे थे। इसमें शुद्ध लाभ है 23,200, फिर पूंजी पर ब्याज 10% दिया गया, तो पूंजी है उनकी 2 लाख का 10% 2,000, 3 लाख का 10% 3,000। शिखा को वेतन 5,000 रुपये प्रति माह दिया जाता है, तो 5,000 गुणित 12, 12 पंजे 60,000 हो गया। तो डेबिट पक्ष 65,000 रुपये ज़्यादा हो रहा है, क्रेडिट पक्ष लाभ कम हो रहा है, इसलिए यहाँ क्या आ गई हानि। और हानि का विभाजन हमने किया। इस प्रश्न में दिया है कि पूंजी के अनुपात में लाभ का विभाजन कर दे, तो पूंजी है 2 और 3, तो 2:3, तो उसमें बांटा। तो राखी के हिस्से में हानि आ रही 16,720 और शिखा के हिस्से में हानि आ रही 25,000 रुपये 80। ठीक है, अब हम आगे बढ़ते हैं, हम अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। तो अगला क्वेश्चन हमारा दिया गया राखी शिखा हो गया। फर्म के समापन की विधियां, अब यहाँ दिया है ए और बी ने 31 दिसंबर 17 को अपने व्यवसाय के समापन का निर्णय लिया। उस तिथि को चिट्ठा दिया है, दायित्व दिए हैं लेनदार, ए का ऋण, पूंजी खाता। इसी प्रकार से संपत्तियों में रोकड़, देनदार, संपत्तियां और ख्याति। अब इसको यदि हम समझेंगे तो इसको समझने के लिए भाई हम जब वसूली खाता बनाएंगे तो वसूली खाते के डेबिट पक्ष में जो संपत्तियां हैं, ये जो रोकड़ है, इस रोकड़ को हम छोड़ देंगे। बाकी देनदार, संपत्तियां और ख्याति, ये तीनों वसूली के डेबिट में जाएगी। फिर जब दायित्व पक्ष में आएंगे तो ये वसूली खाते के क्रेडिट में जाएगा। क्या जाएगा? लेनदार जाएगा। ए का ऋण ये आंतरिक दायित्व है और पूंजी खाता ये भी क्या है? आंतरिक दायित्व है। ये पूंजी खाते में चला जाएगा, ए का ऋण रोकड़ खाते में चला जाता है। ठीक है, तो जब हम वसूली खाता बनाएंगे तो ये वसूली खाते में जाएगा। अब साझेदार पूंजी के अनुपात में लाभ हानि विभाजित करते हैं। ख्याति से 6,000 वसूल हुए, लेनदारों को 5% डिस्काउंट पर भुगतान करना है। विविध संपत्तियों से 63,000 रुपये वसूल हुए और लेनदारों से 8,000 रुपये वसूल हुए। समापन की लागत कितनी है? 500 रुपये हुई है। तो हमें क्या बनाना है? हमें बनाना है वसूली खाता। ठीक है, तो हम बनाएंगे वसूली खाता, यहाँ पर बनाएंगे। चलिए तैयार कर लेते हैं। सवाल जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन पेपर हमारा जरूर बड़ा है। ठीक है, वीडियो थोड़ा सा लंबा जरूर हो रहा है। देखिए, मैंने जब बच्चों को पढ़ाया था तो उस समय इसको मैंने 4 भाग में बांट दिया था। एक भाग कहलाता था चिट्ठे से सारी संपत्तियों को एज इट इज़ डेबिट साइड में लिखना। ठीक है, जैसे हम यहाँ लिखेंगे चिट्ठे से जितनी भी संपत्तियाँ हैं तो उन संपत्तियों को हम यहाँ पर विविध संपत्तियाँ। ठीक, तो विविध संपत्तियाँ वो सारी उठा के हम कहाँ लिखने वाले हैं? डेबिट साइड में लिखने वाले हैं। किसको छोड़ देंगे? रोकड़ को छोड़ देंगे। अब रोकड़ को छोड़ने के बाद क्या बचेगा? तो देनदार बचेंगे 13,000 रुपये के, क्योंकि इनकी लिस्ट बन रही है, इन संपत्तियों को बेचकर वसूल करना है। फिर विविध संपत्तियां खुद है, मतलब अलग अलग संपत्तियों को जोड़ के बता दिया, 68,000 रुपये। और ख्याति, ख्याति भी एक संपत्ति है। भाई फर्म के समय यदि बेची जाएगी तो वास्तविक मूल्य उसका पता चलेगा, अभी हमने पढ़ा था थोड़ी देर पहले। ठीक है, इन सभी को जोड़ देंगे तो 60, 70, 80, 81 और 86,000 रुपये। ठीक है, ये संपत्तियों को हम वहाँ से रोकड़ को छोड़ दिया और बाकी सारी संपत्तियाँ यहाँ ले आए। अब यहाँ पर दायित्व पक्ष में क्या दिया है? विविध दायित्व लिखने के बजाय यदि 4-5 दायित्व होते तो हम लिखते, इधर केवल दिया गया है लेनदार दिए गए हैं 10,000 रुपये के बस। तो ये हो गया ए भाग और ये हो गया बी भाग। संपत्तियों को एज इट इज़ लिखना ए, दायित्व बाहरी दायित्वों को इधर लिखना क्रेडिट में बी। अब इनसे वसूली जो होगी तो वसूली को हम यहाँ पर लिखेंगे रोकड़ खाता। तो नीचे हमें पता चलता है कि संपत्तियों से कितनी वसूली हुई, तो ख्याति से इनको वसूल हुआ 6,000 रुपये और विविध संपत्तियां जो है, विविध संपत्तियों से
इन्हें मिले 63,000 रुपये। 68 थी तो 63,000 रुपये वसूल हुए। ठीक है, तो ख्याति से इतना वसूल हुआ, लेनदार विविध संपत्तियों से 63,000 लेनदारों को भुगतान किया गया और समापन की लागत 500 रुपये हुई। अब देनदारों के बारे में तो कुछ नहीं बोला उन्होंने, तो देनदार कितने के हैं? 13,000 रुपये के। उनसे भी हम ये मान लेंगे अंडरस्टूड कि देनदारों से भी हमें उतनी ही राशि वसूल हुई है। तो कितना हो गया? 60, 70 और 60, 70, 80, 82,000 रुपये। ठीक है, अब दायित्व का जो भुगतान है वो किया गया, तो रोकड़ खाता, उसमें लेनदारों को भुगतान किया गया। तो लेनदारों को कितना भुगतान किया गया? 5% डिस्काउंट पर भुगतान किया गया है। तो 10,000 का 5% कितना होगा? 500, मतलब 9,500 रुपये का भुगतान किया गया। फिर इसी में क्या लिखेंगे हम? वसूली व्यय। वसूली व्यय कितना हुआ? 500 रुपये का क्या हुआ? वसूली का व्यय हुआ। देनदारों से 8,000 यहाँ पर लिखा है, वो मिस प्रिंट है। देनदारों से कितना हुआ है? 8,000। मैं वही बोलूँ कि उन्होंने देनदारों का उल्लेख क्यों नहीं किया गया है। तो 63 और 7, 70, 71 और 6, 77,000 रुपये। ठीक है, तो यहाँ आ जाएगा 77। प्रश्न में मिस प्रिंट है, वो लेनदारों से 8,000 वसूल हुआ है। वसूल होना मतलब वो देनदार की जगह लेनदार प्रिंट हो गया है, तो वास्तव में देनदार है वो। ठीक है, तो ये हमारा हो गया, समझ लो सवाल कंप्लीट हो गया। ये वसूली खाता हमारा बन गया। अब इसके कितने भाग हो गए? 4 भाग हो गए। सबसे पहले तो हमने क्या किया, थोड़ा सा मैं आपको आउटलाइन करके एक्सप्लेन कर देता हूँ। वैसे की नहीं जाती आउटलाइन, है ना, आपको समझाने के लिए मैं कर रहा हूँ। ये कौन सा भाग हो गया? ए भाग हो गया। फिर दायित्व का लिखना, ये कौन सा भाग हो गया? बी भाग हो गया। फिर वसूली, जो वसूली है वो क्या हो जाएगा? ये सी भाग हो गया। और दायित्व का जो भुगतान है वो कौन सा भाग हो गया? डी भाग हो गया। बस अब हम क्या निकाल लेंगे? बैलेंस निकाल लेंगे। ठीक है, अब देखिए, सबसे पहले क्रेडिट साइड का टोटल जोड़ेंगे तो कितना हो रहा है? 70, 80, 77, 70, 80, 87 और इधर 86। वेरी गुड, 87। तो 1,000 रुपये का क्या हो रहा है? लाभ हो रहा है। कितने का लाभ हो रहा है? 1,000 रुपये का लाभ हो रहा है। और ये जो लाभ है, ये लाभ हम इन साझेदारों में बांट देंगे। कौन कौन है? ए और बी। और ए और बी किस अनुपात में? साझेदार पूंजी के अनुपात में लाभ हानि को बांटते। तो उनकी पूंजी है 20,000 और 40,000, मतलब 2 अनुपात। भाई उनकी जो पूंजी है 20 है और 40 है, तो उनका रेशो क्या बनेगा? 20 एकम 20 और 20 दूनी 40, 1:2। तो 1,000 रुपये जो लाभ हुआ है, इस 1,000 रुपये लाभ को वो कैसे बांटेंगे? 1,000 गुणित 1/3 और 1,000 गुणित 2/3। 3 तिया 9, तो 333 रुपये इसको मिल रहा है। और इसको मिलेगा 666 रुपये 6, मतलब 667। तो इसको मिलेगा 333 और इसको मिलेगा 667। भाई दशमलव के बाद यदि 5 है तो उसकी एक संख्या हम इधर कर सकते हैं। तो इस प्रकार से ये हमारा वसूली खाता कंप्लीट होता है। अगले सवाल की तरफ चलेंगे। भाई ये क्वेश्चन पेपर को भी आप लोगों ने समझ लिया तो बहुत सारी बातें आप लोगों के दिमाग से बिल्कुल क्लियर हो जाएगी। अब हमारे पास 2 सवाल और बचे हैं और इनको भी हम कर लेते हैं। हिमांशु, गगन और नमन ये साझेदार हैं, समझ लो इसको। 3 पार्टनर हैं, प्रॉफिट शेयरिंग 3, 2, 1 है। 31 मार्च को नमन अवकाश ग्रहण करता है,
इस तिथि को फर्म की संपत्तियां दायित्व इस प्रकार है: रोकड़ 10, भवन 1,00,000, यंत्र मशीनरी 40, स्टॉक 20, देनदार 20 और विनियोग 30,000। ये सब क्या है, इनकी संपत्तियां हैं। अब भवन में 20% की वृद्धि हुई है, तो जब भी हम पुनर्मूल्यांकन खाता बनाएंगे तो संपत्ति में वृद्धि क्रेडिट साइड में, मतलब भवन कितने का, 1,00,000 का 20% मतलब 20,000 रुपये बढ़ गया। फिर यंत्र और मशीनरी 10% ह्रास लगाना, यंत्र और मशीनरी 40,000 का 10% मतलब 4,000 रुपये डेबिट साइड में, क्योंकि संपत्ति में कमी डेबिट में। देनदारों पर डूबत ऋण के लिए 5%, देनदार कितने के दिए गए, 20,000 का 5% कितना हो जाएगा, 1,000 रुपये, ये भी संपत्ति में कमी हो रही डेबिट में। स्टॉक का मूल्यांकन 18,000 किया गया, स्टॉक कितने का है, 20,000, 18,000 पर मूल्यांकन किया गया मतलब 2,000 रुपये संपत्ति में कमी आ गई, ये भी डेबिट में। विनियोग 35,000 रुपये का हुआ, 30 का 35 हो गया मतलब 5,000 रुपये वृद्धि हो रही है, क्रेडिट में लिखेंगे। आप पुनर्मूल्यांकन खाता बनाइए, ठीक है। तो हमें यहाँ बनाना है पुनर्मूल्यांकन खाता, तो बना लेते हैं। बहुत ही अच्छा सवाल है, हम बना लेते हैं। तो ऐसे सवाल जब भी आते हैं तो हमें बिल्कुल परीक्षा में इन सवालों को करना ही चाहिए, यही तो हमारी एग्ज़ाम है। और आराम से आप जब करोगे तो बिल्कुल कर लोगे। जैसे अभी हम जब कर रहे हैं तो इसमें कहीं से कहीं तक हमें कोई समस्या नहीं आ रही है, और जब किया जाता है तभी हमें समस्या आती है। जब सवाल करोगे तभी प्रॉब्लम समझ में आती है कि वास्तव में उस समय क्या फाइट करना पड़ता है। पुनर्मूल्यांकन खाता, डेबिट और ये क्रेडिट, विवरण, राशि, विवरण और राशि। अब भाई आप लोगों को मैं बता दूं, ये डेबिट और ये क्रेडिट, ठीक है। तो जो संपत्ति है, संपत्ति में माइनस होगी तो डेबिट और प्लस होगी तो क्रेडिट, और इसी प्रकार से दायित्व प्लस होगा तो डेबिट और माइनस होगा तो क्रेडिट। ये फॉर्मूला है, आप साइड में ऐसा लिख लो। संपत्ति माइनस होगी तो डेबिट और प्लस होगी तो क्रेडिट, और दायित्व प्लस होगा तो डेबिट और माइनस होगा तो क्रेडिट। बस इस आधार पर आपको यहाँ पर लिखना है। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि हमारे पास किस में वृद्धि हुई थी। भवन में 20% वृद्धि हुई है, तो भवन हमारा है 1,00,000, तो 1,00,000 रुपये का 20% भवन कितना बढ़ गया, 20,000 रुपये बढ़ गया, ठीक। दूसरे नंबर पर यंत्र और मशीनरी पर 10% ह्रास लगाना है, यंत्र मशीनरी 40,000 रुपये की है, यंत्र व मशीनरी 40,000 का 10% कितना हो गया, 4,000। तीसरा है देनदारों पर डूबत ऋण 5%, देनदार है 20,000 के, 20,000 का 5% 1,000, और विनियोग 30,000 की जगह कितने हो गए, 35,000 के हो गए। तो विनियोगों को मूल्य में क्या हुई है, वृद्धि हुई है 5,000 की। स्टॉक का मूल्यांकन 18,000 किया गया, मतलब स्टॉक 20,000 का था, 18,000 हो गया मतलब 2,000 रुपये उसकी वैल्यू कम हो गई, स्टॉक हो गया मूल्यांकन, विनियोग हो गया, ठीक है। तो ये हमने संपत्ति के मूल्य में जो वृद्धि हुई है उसको डेबिट क्रेडिट में लिखा, और जो कमी हुई है उसको हमने लिखा डेबिट साइड में लिखा। अब इसको जोड़ लो, 20 और 5 25, 4 5 2 7, 25 में से 7 गया तो 18,000। ये क्या आ गया, पुनर्मूल्यांकन पर लाभ आ गया, ठीक है। अब इस लाभ को उनके प्रॉफिट शेयरिंग रेशो में क्या कर देंगे, हम बांट देंगे। तो उनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशो क्या है, 3 2 1, हिमांशु गगन नमन, हिमांशु गगन और नमन, 3 2 1 में बांटते हैं वो, तो हिमांशु का कितना आएगा
18,000 गुणित 3/6, गगन का 18,000 गुणित 2/6 और नमन का 18,000 गुणित 1/6। 6 × 18, 9,000, 6,000 और 3,000। 9, 6 और 3, तो इसको मिल रहा है 9, इसको मिल रहा है 6 और इसको मिल रहा है 3। ठीक है, तो ये हमारा बन गया पुनर्मूल्यांकन खाता। अब हम चलेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। अगला क्वेश्चन है हमारे सामने और लास्ट क्वेश्चन है ना। सुलभ और सौरभ दो साझेदार हैं, 3-2 के अनुपात में लाभ का विभाजन करते हैं। वे सुभाष को साझेदारी के लाभ में 1/6 हिस्से के लिए प्रवेश देते हैं, जो ख्याति के लिए 5,400 रुपये नगद ला रहा है। ख्याति के लिए 5,400 रुपये नगद लाता है। निम्न दशाओं में ख्याति का लेखा करने के लिए जनरल प्रविष्टि कीजिए। 2 दशाएं दी गई है। पहली कंडीशन, यदि सुभाष अपने लाभ का 2/3 भाग सुलभ से और 1/3 भाग सौरभ से प्राप्त करता है। 2/3 और 1/3 मतलब 2:1 में वो इनसे ले रहा है। इसी प्रकार से यदि सुभाष अपने भाग को सुलभ और सौरभ से 5/4 में प्राप्त करता है, तो ये समझ लो एक प्रकार से उनका त्याग अनुपात हो गया 2:1 और 5/4। ठीक है, तो हमें जनरल प्रविष्टि करना है ख्याति के लिए। कितनी ला रहा है? 5,400, सुलभ, सौरभ और सुभाष। चलो जनरल प्रविष्टि कर लेते हैं फटाफट। तो जनरल प्रविष्टि 2 कंडीशन में बनेगी। पहले तो वो लेकर आ रहा है, उसकी एंट्री होगी। सुभाष जो ख्याति की रकम लेकर आ रहा है उसकी जनरल प्रविष्टि करेंगे और उसके बाद उसका जो विभाजन किया गया है तो वो उनके त्याग अनुपात में किया गया है, उसकी हम जनरल प्रविष्टि करेंगे। तो इस प्रकार से कुल मिला के हमारे 3 जनरल प्रविष्टि यहाँ पर होगी। जर्नल प्रविष्टि, दिनांक, विवरण, खाता पृष्ठ, डेबिट और क्रेडिट। नंबर 1, रोकड़ खाता डेबिट 5,400, ख्याति के लिए प्रीमियम से। प्रीमियम राशि नगद लाई गई। ठीक, प्रीमियम राशि नगद लाई गई। अब पहली कंडीशन, इसमें जो पहली कंडीशन दी गई है, ख्याति के लिए प्रीमियम खाता डेबिट, उसके अनुसार 2 जो पार्टनर हैं कौन कौन है उसमें दिया गया है सुलभ और सौरभ, उसे 2/3 और 1/3 मतलब 2:1, 2/3 और 1/3, तो क्या हो जाएगा 2:1। तो 2 कौन है? सुलभ। तो 5,400 को 2/3 और सौरभ 5,400 का 1/3। 18 × 54, तो ये 3,600 और ये 1,800। तो पहली वाली कंडीशन में सुलभ को कितना मिल रहा है? सुलभ के पूंजी खाते से और
सौरभ के पूंजी खाते से 3600 और 1800, ये हो गया ख्याति का समायोजन। अब इसी प्रकार से सेकंड, अब यहाँ पर जो सेकंड पद्धति दी गई है, सेकंड में क्या दिया गया है कि वो किस अनुपात में त्याग कर रहे हैं कि यदि सुभाष अपने भाग को सुलभ और सौरभ से 5:4 में लेता है, 5:4 में, तो 5400 गुणित 5/9, नामी छिंग 54, 6 पंजे 30, और सौरभ 5400, 6 चको 24, 3000 और 2400। तो यहाँ पर वही आएगा, ख्याति के लिए प्रीमियम खाता डेबिट 5400, सुलभ के पूंजी खाते से और सौरभ के पूंजी खाते से 3000 और 2400, ख्याति का समायोजन। ठीक है, वे पहले इसमें वो ख्याति की राशि लाया। अब जो सेकंड एंट्री हमने करी, इसमें पहली कंडीशन दी है कि जो सुभाष है वो 2/3 हिस्सा सुलभ से ले रहा है और 1/3 हिस्सा सौरभ से ले रहा है। तो क्या हिस्सा उनका आ गया, त्याग। ये क्या आ गया है, ये त्याग अनुपात है, और यहाँ पर भी ये क्या है, ये त्याग अनुपात है। तो इस त्याग अनुपात में हम प्रीमियम राशि को बांटते हैं। तो इसमें ख्याति के लिए प्रीमियम खाता डेबिट हो गया, सुलभ को और सौरभ को। तो पहली कंडीशन में 3600 मिल रही है, दूसरी कंडीशन में 1800 मिल रही है, दूसरी कंडीशन में इसको 3000 मिल रहा है, इसको 2400 रुपये मिल रहा है। ठीक है, तो ये थे हमारे अभी जो क्वार्टरली में जो पेपर आया। ये सवाल भी यदि है ना आप बार बार करते हो तो आपको बहुत सारा आइडिया आ जाता है। मैं बोलता हूँ कि ये जो क्वार्टरली एग्ज़ाम का पेपर भी यदि कोई बच्चा पूरा कंठस्थ कर लेता है तो मैं गारंटी देता हूँ कि वो कभी फेल नहीं हो सकता है। ठीक है, तो हम ये जो सवाल है मैंने कराए हैं, इन सवालों को आप बार बार देखिए, प्रैक्टिस करिए। जब हम कंटिन्यू प्रैक्टिस करेंगे तभी हमें समझ में आएगा। तो अगले वीडियो में फिर हम मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार।